Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from the Cordova Learning Science Class 7 Fiber to Fabric. And the chapter is third. We know that fiber are long, strong and flexible thread-like structure that are used to make fabrics. तो फाइबर क्या होते हैं? एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किस काम आते हैं? फैब्रिक्स मतलब क्लोथ्स बनाने के काम आते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो नेचुरल फाइबर है हमने बच्चों बचपन से ही पढ़ा है कि वो किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से. कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स whereas wool and silk fiber are obtained from animals. Nylon, terylene, rayon, etc. are some human-made or synthetic fiber which are made by different chemicals. तो हमारे कॉटन किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है. हमारा कॉटन किससे मिलता है? कॉटन और जूट हमारा मिलता है प्लांट से. ठीक है बच्चों. वूल और सिल्क हमारा मिलता है किससे? एनिमल से. नाइलॉन, टेरलॉन और रेयॉन आपके ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर होते हैं which are made by different chemicals. Chemicals को मिलाकर ये सारे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं. In the previous class we have read how cotton fiber are obtained from cotton plant. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे कॉटन प्लांट से हम कॉटन फाइबर ऑब्टेन करते हैं. In this chapter, we will study how fiber are obtained from animals. लेकिन अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं एनिमल से. हमने प्लांट से तो पता कर लिया कि कॉटन फाइबर कैसे लेते हैं हम कॉटन के प्लांट से. अब इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि हम एनिमल से कैसे फाइबर ऑब्टेन करते हैं. यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो शीप है, कश्मीर गोट है, याक है और अंगोरा गोट है. इन सब पे अगर आप देखेंगे बहुत सारा फर है. एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर. जो वूल और सिल्क है वो क्या है? एनिमल फाइबर है. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. और जो बाल हैं इनके ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से. Wool is obtained from fur of sheep, angora, Kashmir goat, yak, rabbit, camel, llama and alpaca. तो जो आपका वूल है वो किस किस से मिलता है? जो फर है या उसके हेयर हैं, बाल हैं, वो हमें मिलते हैं शीप से, अंगोरा गोट से, कश्मीर गोट से, याक से, रैबिट से, कैमल से, लामा से और अल्पाका से. The body of these animals is covered by a thick coat of hair called fleece. Silk is obtained from cocoons of silkworm. अब जो बॉडी होती है इन एनिमल्स की एक थिक कोट से पूरी कवर होती है. जैसे हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स है उनकी बॉडी स्किन से कवर होती है पूरी, ऐसे ही इनकी बॉडी थिक कोट ऑफ हेयर से कवर होती है और उसको हम क्या कहते हैं? फ्लीज. सिल्क हमारा ऑब्टेन होता है कुकून से, सिल्क वॉर्म के. वूल, अब वूल कैसे मिलती है? वूल इज प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द वूल यील्डिंग एनिमल्स. जो वूल है हमारी एक थिक कोट की तरह बॉडी हेयर जो होते हैं एनिमल्स की बॉडी पर होते हैं वो वूल होते हैं. एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द वूल फाइबर. और जो हवा होती है वो क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है वूल फाइबर में. सिंस एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप एंड कीप द बॉडी वार्म. तो विंटर्स में हम जनरली वुलन क्लोथ्स इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी से हीट एस्केप नहीं होती और हमारी बॉडी को वो गर्म रखती है. That is why woolen clothes are worn in winter. इसलिए वुलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर सीजन में पहनते हैं. Wool has a high tensile strength and has high elasticity.
तो वूल के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, अगर आप खींचे तो बहुत जल्दी टूटती नहीं है, और हाई इलास्टिसिटी होती है। मींस जैसे रबड़ है, अगर आप रबड़ को स्ट्रेच करें और वापस छोड़ें तो वापस वो उसी शेप में आ जाता है। इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो वूल आपका बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। इट इज लाइट वेट एंड कैन बी इजिली डाइड, ये लाइट वेट होता है और इसको इजिली डाई किया जा सकता है। इट इज कंसिडरेबली resilient. On account of these properties, the fabric made from wool have ability to retain shape better than the fabric made from natural material. तो जो वूल्स तो इसी क्वालिटी के कारण जो इसकी शेप है वो रिटेन रहती है, इंस्टेड ऑफ की फैब्रिक जो बने होते हैं नेचुरल मटेरियल से। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, rearing of sheep means to look after the sheep by providing them food, shelter and health care. तो rearing का मतलब क्या है, इसके अंदर sheep की देखभाल करना बेसिकली, कैसे, उसको खाना देकर, शेल्टर देकर और उसकी हेल्थ की केयर करके। In India, sheep are mainly reared in the highly region of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. तो भारत में जो शीप्स हैं वो मेनली रेयर्ड कहाँ होती है, हिली रीजन्स में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में, और कुछ प्लेन एरियाज में भी जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज कॉल्ड शेफर्ड। जो पर्सन शीप को देखता है या शीप की देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं, शेफर्ड। शीप आर हर्बीवोरस एंड ईट मेनली ग्रास एंड लीव्स। शीप क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और जनरली क्या खाते हैं, grass or leaves. So shepherd takes the herds of the sheep to open grassland for grazing. Apart from grazing grass, the sheep also fed a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds and minerals. तो जो शेपर्ड है, जो शीप की देखभाल करता है, वो शीप को कहाँ ले जाता है, ग्रासलैंड में, ताकि वो घास को खा सके। और सिर्फ घास खाना ही नहीं बल्कि उसको और भी अलग चीजों को खिलाया जाता है, जैसे पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, मटेरियल लेफ्ट टेकिंग आउट द ऑयल फ्रॉम द सीड। तो ऑयल केक्स क्या होते हैं कि जो सीड में से ऑयल निकाल लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका, वो भी शीप को खिलाया जाता है। एंड मिनरल्स, इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। तो विंटर सीजन में शीप्स को अंदर ही रखा जाता है और उनको लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर, घास फूस खिलाई जाती है। In case of animals, breeding is done to obtain animal with desired characteristics. The two individual of desirable characteristics are selected as parents. तो एनिमल के केस में ब्रीडिंग डन होती है किससे, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से, और दो इंडिविजुअल डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को। Then these are then crossed, made to reproduce to obtain new breed of animals having desirable characteristics of both the parent. फिर इनकी ब्रीडिंग की जाती है जिसकी वजह से एक नई ब्रीड का जन्म होता है और वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है दोनों पेरेंट्स की। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। With this process, certain high yield breed of sheep has been raised. इसी प्रोसेस से एक अच्छी हाई क्वालिटी की yield breed of sheep raised हुई है। They have thick coat of hair on their body which yields good quality of wool in large quantities. तो इसी ब्रीडिंग के कारण वूल के क्या है, थिक कोट है आपका, थिक कोट होता है उनकी बॉडीज पे, और जो बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ वूल होता है लार्ज क्वांटिटी में। The name of some of the breeds of the sheep in our country for obtaining wool, the quality of wool obtained and the name of states where these sheep are found are given in the table 3.1.
कुछ शीप्स के नाम हैं जो हमारी कंट्री में ऑब्टेन होती हैं वूल के कारण, या क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन की जाती है, और कुछ नाम उनके दिए गए हैं नीचे। लोही, गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है इससे, और यहाँ ये कहाँ पे मिलती है? राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशैर, ब्राउन कलर का फ्लीज होता है इनका, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इनकी ब्रीडिंग होती है। नाली, कारपेट वूल के लिए इनका फर यूज किया जाता है, और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ब्रीडिंग होती है। बाकरवालाज, फॉर वुलन शॉल्स, जो आपके बहुत मशहूर है जम्मू कश्मीर में, गरम वुलन शॉल्स, उनकी ब्रीडिंग होती है जम्मू और कश्मीर में। मारवाड़ी, कॉर्स वूल, ये आपका ब्रीडिंग होती है गुजरात में। पटनबड़ी, फॉर हॉजरीज, ये भी आपकी कहाँ ब्रीडिंग करते हैं वूल शीप्स की? गुजरात में। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, कि कैसे प्रोसेस होता है धागा एक वूल में। Once the reared sheep have developed a thick coat of hair, it is shaved off for getting wool. Wool is obtained from the sheep by a long process, which involves various steps. तो जब एक बारी sheep reared हो जाती है और उसके ऊपर एक thick coat develop हो जाता है, तो उसकी वूल को हटा दिया जाता है। वूल ऑब्टेन होती है शिप से एक लॉन्ग प्रोसेस से, और बहुत सारे इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है शेयरिंग। द फ्लीस या कोट ऑफ वूल ऑफ शीप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज पिल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप. It is done manually with a large razor or with an electrical driven shearing machine. The process of removing hair from the body of the sheep are called shearing. तो क्या होता है कि जब वूल आ जाती है आपके शीप की बॉडी पर बहुत ज्यादा, तो उसको एक रेजर या इलेक्ट्रिकल मशीन से हटाया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग का प्रोसेस. शेयरिंग डज नॉट हैव द शीप बिकॉज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शीप इज डेड. क्यों? क्योंकि इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि जो अपरमोस्ट लेयर होती है, स्किन होती है शीप की, वो कैसी होती है? डेड होती है, मरी हुई होती है. शीप आर शेयर्ड इन ऑन समर सो दैट दे डू नॉट फील द हीट. तो शीप की जो शेयरिंग होती है वो समर सीजन में होती है ताकि उनको गर्मी ना लगे. द शीप ग्रो अगेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड विंटर. और जब विंटर का सीजन आता है तो शीप के हेयर्स वापस ग्रो हो जाते हैं, जिससे वो कोल्ड वेदर में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है. Scientists have developed a new technique for shearing of sheep, which is used in some sheep shed nowadays. This technique is called bioclipping. साइंटिस्ट ने एक नई टेक्निक निकाली है शीप्स के बालों को हटाने की, और इसी प्रोसेस को या इसी नई टेक्निक को कहते हैं बायोक्लिपिंग. In this technique, the sheep is injected with special hormones so that their fleece can be easily peeled off without using shearers. तो क्या होता है कि इस टेक्निक में शीप को इंजेक्ट किया जाता है एक स्पेशल हार्मोन्स, जिसकी वजह से उसका फ्लीज इजीली पील हो जाता है विदाउट shearers. Scoring. The fleece of sheep contain dust, dirt, sweat, vegetable matters, grease, etc. The fleece of sheep is thoroughly cleaned by washing with soap or detergent and a lot of water in tanks. तो स्कॉरिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो फ्लीज होता है शीप का या बाल होते हैं, जो फर होता है शीप का, उसमें बहुत ज्यादा डस्ट, डर्ट, स्वेट, वेजिटेबल के मटेरियल, ग्रीस, ऑयल और प्लांट्स रिमेन, सारी चीजें मिलती हैं फंसी हुई. तो इस जो फ्लीज होता है शीप का, उसको प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है सोप से या डिटर्जेंट से, और बहुत सारा पानी चाहिए होता है वाटर टैंक में. The process of washing the fleece of sheep to remove dust, dirt, sweat, grease, etc. is called scoring.
जो प्रोसेस ये होता है जिसमें शीप के बालों को या फ्लीस को धोया जाता है और इससे रिमूव करा जाता है डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीस एक्सेट्रा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोरिंग. साइंस इन लाइफ. The symbol shows that woolen cloth is made from pure wool. This logo is assigned by the International Wool Secretariat established in North Yorkshire, UK. तो ये वाला साइन आपको बताता है कि जो मटेरियल है या जो क्लॉथ है वो प्योर वूल का बना है. सॉर्टिंग. आफ्टर स्कोरिंग, जब क्लीनिंग हो जाती है वूल की, the wool is separated or sorted into various categories on the basis of its quality. तो वूल को भी अलग अलग कैटेगराइज्ड में बांट दिया जाता है. Only fleece of long fine quality sent to the factory for further processes. अगर धागा अच्छा नहीं होगा वूल का तो उसको प्रोसेस करने का फायदा नहीं होगा, इसलिए सिर्फ वही फ्लीस को भेजा जाता है फैक्ट्री में जो बहुत ही फाइन क्वालिटी की होती है. The process of separating the long fine quality fleece from the remaining inferior quality or broken pieces is called sorting. तो जो ये प्रोसेस होता है सेपरेट करने का लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस को बेकार ब्रोकन पीसेस ऑफ फ्लीस से या थ्रेड से, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग. Now the step 4 is combing. The fleece is combed to remove the burrs. मतलब टाइनी नॉट्स हो जाती हैं, जैसे हमारे हेयर्स में भी कभी हम कॉम करें तो एक टाइनी नॉट्स हो जाती हैं, so that are burrs. तो फ्लीस को कॉम किया जाता है ताकि वो टाइनी नॉट्स आपकी रिमूव हो पाए. The fewer the burrs, the better is the wool. जितनी कम गांठें होंगी वूल में उतनी ही बेटर वूल होगी. The process of removing the burrs from the fleece is called combing. The fibers are straightened in this step. तो फाइबर को स्ट्रेटन किया जाता है इस स्टेप में by combing the wool. Now the fifth step is dyeing. The natural fleece of sheep is black, brown or white in color. जो हमें नेचुरल फ्लीस शीप से मिलती है वो या तो ब्लैक में मिलती है, ब्राउन में मिलती है या व्हाइट कलर में मिलती है. लेकिन जो मार्केट है उसके अंदर तो स्वेटर्स अलग अलग कलर के मिलते हैं, अलग अलग कलर के बनाए जाते हैं. तो वो कैसे बनाए जाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइंग. स्टेप 6, स्पिनिंग. द स्ट्रेटेंड फाइबर और स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न. कभी भी आपने अगर धागे को देखा होगा तो ट्विस्टेड फाइबर्स होते हैं उसके अंदर, उससे प्रॉपर एक यार्न बनता है. The wool yarn is either knitted or woven. तो wool yarn को या तो knit किया जाता है या woven किया जाता है. The longer fiber are knitted into wool for sweaters and the shorter fiber are woven into woolen clothes. जो long fiber होता है उसको knit किया जाता है sweaters के लिए, और जो shorter fiber होता है उसको woven किया जाता है woolen clothes के लिए. The quality of wool is judged on the basis of thickness, length, shine, strength and fineness of the fiber. तो हम क्वालिटी ऑफ वूल कैसे जज कर पाते हैं कि उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, वो शाइन कितना कर रहा है, अगर हम उसको खींचे टेंसिबल कितना है, स्ट्रेंथफुल कितना है, और वो फाइन कितना है फाइबर. डू यू नो wool industry is an important source of livelihood for many people in our country. The people who do job for sorting the fleece of sheep into fibers of different qualities are called sorters. जो वूल इंडस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लोगों की जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड्स को चलाने के लिए, डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए. तो जो पीपल वहां पे सॉर्टिंग का जॉब करते हैं, फ्लीस को सॉर्ट आउट करते हैं शीप्स के, वो कहलाते हैं आपके सॉर्टर्स. The job of sorter is very risky because sometimes they get infected
by the bacteria called Bacillus anthracis, which cause a deadly blood disease called Sauter's disease. तो जो इस सॉटर की लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है. क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि वूल्स में बहुत सारे डस्ट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं और डर्ट होती है. तो जो सॉटर की लाइफ है, जब वो सॉटर उस फ्लीस को सॉर्ट आउट करता है तो उसमें उसको ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है और उसको एक डेडली ब्लड डिजीज हो सकती है जो जिसका नाम है सॉटर्स डिजीज. This is called occupational disease because the person catches the disease while working in the industry due to the nature of his work. और क्योंकि ये occupational disease है, क्यों? क्योंकि persons को ये तभी होती है जब वो इस ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करता है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs. वूल इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम. हमने चैप्टर पढ़ा है और आपको पता ही है कि वूल किससे नहीं मिलता? काउ से नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि काउ क्या देती है? मिल्क. कोर्स वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मारवाड़ी, गुजरात. The process of removing hairs from the body of sheep is called shearing process. After scoring, the next process is sorting. Sort करना fine quality of wool को. The fleece of sheep is combed to remove. Fleece of sheep के comb क्यों किए जाते हैं बाल? ताकि burst tiny knots को सुलझाया जा सके. अब बारी आई सिल्क की. हमने पढ़ लिया कि वूल हमने कैसे कैसे ऑब्टेन करा, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करा, कौन से स्टेट में वूल को रेयर किया जाता है, फिर शेयरिंग प्रोसेस किया जाता है, वूल में कैसे सॉर्टिंग का प्रोसेस, शेयरिंग का, स्कॉर्चिंग का, डाइंग का, सारे प्रोसेसेस आते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है. Silk is a fine, strong, soft and shiny fiber obtained from silkworm. तो silk कैसा है? Silk fine है, strong है, soft है और shiny है. और हम ये silk की क्वालिटी अपनी मदर्स की साड़ीज में बहुत आसानी से देख सकते हैं. It is separated from the cocoon of silkworm and is made of protein. ये silkworm कहाँ से मिलता है? कोकून से मिलता है silkworm के, और ये बना होता है किससे? प्रोटीन से. सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. जो सिल्क है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है. सिल्क इज एन एनिमल प्रोटीन. इट गिव्स ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर्स व्हेन बर्न्ड. सिल्क क्या है? एक तरह का एनिमल प्रोटीन है और अगर आप उसको जलाओगे तो वो जलने, जैसे बाल जलते हैं वैसी स्मेल देगा. It is costly fiber because of its natural shining appearance. ये क्योंकि खुद ही अपना natural shining appearance होता है इसमें, इसलिए ये बहुत ज्यादा costly होता है. Silk fiber are converted into silk yarn, which is used for making silk cloth. जो silk fiber होते हैं वो convert हो जाते हैं silk yarn में, जिससे हम क्या बनाते हैं? silk के कपड़े. This silk cloth is then used for making sarees and other dresses. और उसके बाद ये silk cloths जो हैं या silk के threads है वो यूज होते हैं किसमें? साड़ीज में और other materials को बनाने में. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. जो rearing process होता है, पालने की जो विधि होती है silkworms को और उससे जो silk हमें मिलता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. चाइना में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है. सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया एंड जापान. इंडिया और जापान में भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, लेट अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. इससे पहले कि हम ये पढ़े कि हम सिल्क कैसे हमें सिल्क मिलता है, हम ये जानना चाहेंगे कि सिल्क मॉथ जिससे सिल्क मिलता है उसकी लाइफ साइकिल कैसा है. द फीमेल सिल्क मॉथ lays pale yellow eggs on the leaf of trees such as mulberry trees.
जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एक पेल येलो एग्स को देती है, किसमें, मलबरी लीव्स पर. द एग हैचेस इन 2 weeks. Time to form worms like larva called caterpillars or silkworms. और अंडे 2 हफ्तों में टूट जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैटरपिलर्स में या सिल्क वॉर्म में. The silkworm feeds on the leaf of mulberry trees and grow bigger in size. During the larval stage, the silkworms shed their skin 4 times while they grow. तो silkworm क्या खाते हैं, आपके मलबरी लीव्स खाते हैं और ये अपनी स्किन कितने टाइम शेड ऑफ करते हैं, ये 4 टाइम्स अपनी स्किन को शेड ऑफ करते हैं. और इनके एग्स कितने टाइम में हैच हो जाते हैं, 2 weeks में इनके एग्स हैच हो जाते हैं. Silk is formed in liquid form in the 2 glands in the silkworm's head. जो सिल्क है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और ये 2 ग्लैंड्स होते हैं सिल्कवॉर्म के हेड में, वहां पर होता है. Now the silkworm is ready to enter the next stage of its development called pupa. अब सिल्कवॉर्म पहले तो एग हैच हुए, उसके बाद सिल्कवॉर्म बना जिसने मलबरी लीव्स को खाया, स्किन को 4 टाइम्स डिटैच करा अपनी बॉडी से, 2 weeks में एग हैच हो गए. अब थर्ड स्टेप में सिल्कवॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्कवॉर्म प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है. Each silkworm begins spinning a cocoon by removing its head in the pattern of figure of 8. और ये सिल्कवॉर्म है जो ऐसे स्पिन करते हैं कोकून जैसे पैटर्न ऑफ 8 में शेप बनती है. During these movements of head, the silkworm secretes silk in liquid form through the tiny opening in its head. और इस प्रोसेस में सिल्कवॉर्म एक सिल्क सिक्रीट्स करता है, सिल्क का लिक्विड जो उसके हेड की ओपनिंग से बाहर आती है. लिक्विड सिल्क इज कॉल्ड इन सेरिसिन a water soluble protective gum and solidifies on contact with the air and becomes silk fiber. तो ये लिक्विड सिल्क क्या होता है, लिक्विड सिल्क एक कोट होता है और ये वाटर सोल्यूबल प्रोटेक्टिव गम की तरह यूज होता है और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये सॉलिड शेप में कन्वर्ट हो जाता है और ये सिल्क फाइबर बन जाता है. Within 2-3 days the silkworm covers itself within silk fiber. और 2-3 days में ही सिल्कवॉर्म कवर कर लेता है अपने आप को पूरा सिल्क फाइबर से. The silky covering spun by the silkworm for its protection is called cocoon. और यही जो सिल्क कवरिंग स्पन जो बनाता है 8 शेप में, जो सिल्कवॉर्म को प्रोटेक्ट करती है, उसी को कहते हैं cocoon. The cocoon is made by the silkworm to protect its development as pupa. जैसे ओके कुकून क्या करता है, कुकून सिल्कवॉर्म को प्रोटेक्ट करता है कि उसकी डेवलपमेंट प्यूपा के रूप में सही से हो. When the pupa enclosed in cocoon develops fully to form an adult silk moth, then the cocoon splits up and a beautiful silk moth comes out. Adult silk moth lives only for a few days. अब जब ये प्यूपा का प्रोसेस हो जाता है तो एक एडल्ट सिल्क मॉथ बाहर आता है और कुकून बीच में से क्रैक हो जाता है और उसमें से एक सिल्क मॉथ बाहर आता है और ये एडल्ट सिल्क मॉथ कुछ ही दिनों के लिए जिंदा रहता है. Multiple choice question answers. Which of the following is not an animal fiber? So polyester is not an animal fiber. This is a man-made, synthetic or artificial fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. Which country leads the world in silk production? China. The silkworm spins cocoon in the pattern of 8. The eggs of silkworm hatches in 2 weeks. Rearing of silkworm. For obtaining silk, silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. Silk moth obtaining silk को obtain करने के लिए
सिल्क मॉथ को रेयर किया जाता है और इनसे ही कुकून्स को कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड के लिए। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मीन्स टू लुक आफ्टर द सिल्क वॉर्म बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड एंड शेल्टर। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का मतलब क्या है कि सिल्क वॉर्म की देखरेख करना, उनको प्रॉपर फूड देना और प्रॉपर उनकी केयर करना। In a silk form, female silk moths are kept in separate linen bags, which are carefully disinfected. तो जो सिल्क फार्म्स होते हैं उनके अंदर जो फीमेल मॉथ है उनको एक सेपरेट लाइनिन बैग में रखा जाता है और उनको केयरफुली डिसइंफेक्टेड भी किया जाता है। डिसइंफेक्टेड क्यों किया जाता है? अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो जो सिल्क थ्रेड बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। Each female silk moth lays 200 to 500 eggs at a time. The eggs are kept in perforated cardboard boxes on bamboo trays under hygienic and suitable temperature and humidity conditions. तो सिल्क मॉथ 200 से 500 एग्स ले करती है एक बारी में और इनके एग्स को कार्डबोर्ड बॉक्स जो बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है, जो हाइजीनिक होते हैं, सुटेबल टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडेट कंडीशन में भी होते हैं। The eggs are warmed to suitable temperature in an incubator, an electrical warmed box inside which a substance can be kept at a desired temperature for the larva to hatch from eggs. एक eggs को hatch करने के लिए एक suitable temperature होता है। ऐसे ही suitable temperature में इंक्यूबेटर्स में लार्वास को रखा जाता है ताकि वो प्रॉपरली हैच हो पाए। अब perforated sheet of paper is placed over the hatching box or tray and the chopped mulberry leaves are spread over it. एक perforated sheet पेपर की बिछाई जाती है हैचिंग बॉक्स पे या ट्रे पे और chopped mulberry leaves को उनके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है। When the larva, silkworm or caterpillar hatch out of eggs, they feed on mulberry leaves. They eat day and night and increase enormously in size. तो क्या होगा जब सिल्क वॉर्म्स के अंडे हैच होंगे तो उनमें से निकलने वाले सिल्क वॉर्म्स, लार्वास या कैटरपिलर्स इन मलबरी लीव्स को खाएंगे दिन और रात और अपना साइज धीरे धीरे बड़ा करेंगे। After 25 to 30 days, the silkworms stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in a tray to spin cocoon. 25 से 30 days बाद silkworm खाना खाना बंद कर देता है और एक छोटे चैम्बर में बैम्बू ट्रे के चला जाता है ताकि वो कुकून बना पाए। Small racks or twigs are provided in the trays to which cocoons get attached. Small racks या twigs दिए जाते हैं ट्रेज में, होते हैं ट्रेज में, जिससे कुकून क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं। A silkworm completes its cocoon, which is about 4 centimeters long, in about 5 days of producing about 600 to 1200 meters of thin silk fiber. तो एक silkworm complete करता है अपना कुकून कैसे? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है 5 दिनों की मेहनत से प्रोड्यूस करके 600 से 1200 मीटर सिल्क फाइबर थ्रेड्स को। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कुकून, अ सिल्कवॉर्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्यूपा। इस स्पिनिंग कुकून के प्रोसेस में सिल्कवॉर्म ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? प्यूपा में। फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब कैसे कुकून से सिल्क बनता है? फ्रॉम कुकून टू सिल्क, कैसे कुकून से सिल्क में कन्वर्ट होता है? बॉइलिंग, फर्स्ट स्टेप है आपका बॉइलिंग। द कुकून आर फर्स्ट बॉइल्ड इन द हॉट वाटर और ट्रीटेड इन ओवन्स टू किल द larva inside. If the larvae are not killed and allowed to grow, they will break the cocoon, thereby reducing the length of silk fiber. The hot water softens the silk gum sericin so as to allow the unbinding of silk fiber as one continuous thread. तो क्या होता है बच्चों कि जब कुकून जो होता है हमारा
अगर हम उसको कोकून में रहने देंगे तो वो प्रोसेस करते करते प्यूपा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्यूपा के फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले ही उनको कोकून्स को बॉईल कर दिया जाता है हॉट वाटर में, और उनको ट्रीटेड किया जाता है ओवन्स में, ताकि उनमें जो लार्वा है जिसकी वजह से ये कोकून बने हैं वो क्या हो जाए, मर जाए। अगर लार्वा नहीं मरेंगे और उनको ग्रो करने दिया जाएगा तो कोकून्स को क्या करेंगे, वो बीच में से क्रैक कर देंगे, जिसकी वजह से जो लेंथ होगी सिल्क फाइबर की वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और जो हॉट वाटर है, जो हॉट वाटर है वो सॉफ्ट कर देता है सिल्की गम को, सैरिन को, और अलाउ कर देता है सिल्क फाइबर को अनवाइंड होने के लिए और एक थ्रेड बना देता है। रीलिंग, the process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling of silk। तो जो प्रोसेस होता है थ्रेड से फ्रॉम कोकून, थ्रेड निकालना कोकून से, इसी प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन which unwind the thread or fiber of silk from cocoon। रीलिंग को एक स्पेशल मशीन में किया जाता है जिससे थ्रेड और फाइबर सिल्क का मिल पाए कोकून से। The fiber of cocoon are too fine and delicate to handle, so many of them 310 fine filaments are reeled together to yield a strong thread called raw silk। तो ये जो थ्रेड होता है वो बहुत ज्यादा फाइन होता है और बहुत ज्यादा कमजोर होता है, डेलिकेट होता है, तो इसलिए 3 से 10 फाइन फिलामेंट्स को इकट्ठे रील किया जाता है ताकि एक मजबूत थ्रेड बन पाए, और इसी थ्रेड को कहते हैं रॉ सिल्क। The damaged or waste cocoons are used to produce an inferior quality of silk called spun silk। और जो डैमेज्ड और वेस्ट कोकून हो जाते हैं उनसे भी हम स्पन सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड इज थ्रोइंग। द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क। जो रॉ सिल्क है, जो 310 फाइन फिलामेंट्स को मिला के रील को इकट्ठा करके बनता है, उस रॉ सिल्क को ट्विस्ट किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सिल्क, थ्रोन सिल्क। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोइंग। This prevents the silk from splitting into individual fibers। यही जो प्रोसेस होता है ये प्रिवेंट करता है सिल्क को कि वो 2-3 पार्ट में इंडिविजुअली ना बट जाए। नाउ द फोर्थ प्रोसेस इज डाइंग। जैसे वूल्स डाई होती है वैसे भी सिल्क थ्रेड डाई होते हैं। थ्रोन सिल्क इज देन डाई फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक। The dyed silk fiber are then spun into silk thread which are woven into silk cloth by weaver। तो क्या होता है, लास्ट में जो थ्रोन सिल्क होता है उसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर के थ्रेड्स में, और इन्हीं डाइड फाइबर्स को स्पन किया जाता है सिल्क के थ्रेड में, और इनसे चीजें बनाई जाती हैं या सिल्क क्लोथ्स बनाए जाते हैं वेवर्स के थ्रू। नाउ फीमेल सिल्क मॉथ एग्स देते हैं, उसके बाद इन ट्यूबर्स में रखे जाते हैं, लार्वास फॉर्म होते हैं। लार्वास जब हैच होते हैं तो मलबरी लीव्स खाते हैं, उसके बाद वो कोकून्स बनाते हैं। कोकून्स बॉइल्ड इनटू हॉट वाटर ट्रीटेड इन द ओवन्स सिल्क को रील अप करने के लिए। फिर सिल्क थ्रेड मिलता है, सिल्क थ्रेड के बाद रॉ सिल्क बनाया जाता है, रॉ सिल्क के बाद थ्रोन सिल्क बनता है, उसके बाद उसकी डाइंग होती है, और फाइनली हमें सिल्क का क्लॉथ मिल जाता है। डू यू नो sericultural industries is a source of a number of occupational diseases by which workers employed in almost all processes are adversely affected. Several respiratory diseases such as asthma, bronchitis, and other breathing problems are caused due to inhalation of various arising from boiling cocoons and reeling the silk. Boiling of cocoon in water to kill the worms with constant dipping of bare hands results in blisters, raw skin, peeling of skin of hands and skin infection। As हम जानते हैं कि सिल्क बहुत महंगा होता है, लेकिन सिल्क को अपने पास लाने के लिए लोगों को बहुत बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं।
कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंचाइटिस हो जाता है, और कुछ कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो बॉईल करते हैं कोकून को और रील करते हैं सिल्क को, और जब वो बॉईल करते हैं कोकून को वाटर में कि वॉर्म्स को किल कर सके, और कांस्टेंट डिपिंग होती है उनके बेयर हैंड्स की, तो उनके हाथ पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उनकी स्किन खराब हो जाती है और स्किन इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं. If you like the way as I'm teaching, so like and subscribe my YouTube channel Education for Kids. Thank you so much.